सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, जिसके बाद मुख्तलिफ तबकात में इस फैसले के हवाले से मुख्तलिफ जो आरा हैं वो पाई जाने लगी हैं। बाज़ लोगों की राय है कि इस फैसले के कानूनी पहलुओं से कतई नज़र हमें पाकिस्तान की दाखिली सलामती के तनाजुर में इस फैसले को जांचना होगा। और बाज़ लोग ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान को मखसूस जोग्राफियाई अवामिल की बदौलत दाखिली और खारिजी सलामती के चैलेंजेस का सामना है। दुश्मन कुव्वतें रिवायती तरीकों से पाकिस्तान की सलामती के दर पे हैं और इन हालात के पेश नज़र कौमी सलामती के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात को अवामी, मुआशी और इससे भी ज़्यादा कानूनी सपोर्ट और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत रहती है। जबकि बाज़ लोगों की नज़र में ये फैसला मुल्क की सलामती के खिलाफ मुनज़्ज़म सहूलतकारों के लिए एक हौसला अफजा खबर के तौर पर सामने आया है। अच्छा, पूरी पाकिस्तानी कौम और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जहां बेशुमार कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी का रास्ता रोका, वहीं पे कानूनी निज़ाम में मौजूद सुकम ने इन दहशतगर्दों की सरकुबी के लिए किए जाने वाले इक़दामात की हौसला शिकनी की है। अच्छा, माजी में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनके मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान पकड़े जाने वाले इंतहाई खतरनाक दहशतगर्दों को रिलीफ मिलता रहा, जबकि फौजी अदालतें बर वक्त इंसाफ फराहम करती हैं और अमन दुश्मनों को अंजाम तक पहुँचाती रही हैं। यह सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्दों के लिए हमारे निज़ाम इंसाफ में सुकुम क्यों है। चंद नाम नेहाद दानिश्वर फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल ख़त्म करने को सिविलियन बालादस्ती से तशबीह देते हैं। हालांकि फ़ौजी अदालतें ना सिर्फ आइन के ताबे हैं बल्कि उनके फैसलों के खिलाफ आला अदालतों में अपील का हक भी मौजूद है। अब इसी तरह फ़ौजी अदालतें बैनुल-अक़वामी जो काबिलियत इंडेक्स है उस पर 7वें नंबर पर हैं, जो की परफॉर्मेंस का आप कह सकते हैं कि मुँह बोलता सबूत है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। चौहान साहब, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके क्या असरात आप देखते हैं? मुल्क दुश्मन अनासिर को सजाएं मिलना कितना ज़रूरी है और निज़ाम इंसाफ में मौजूद इस सुकम को आखिर कैसे दूर किया जा सकता है आपके मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने अपने इंट्रो के अंदर कुछ चीज़ें तो रख दी, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूँगा। 9/11 से लेके 2015 तक और 16 दिसंबर 2014 आर्मी पब्लिक स्कूल का अंधोनाक और अलमनाक जो वाक़या हुआ, 9/11 से लेके 16 दिसंबर 2014 तक मुझे किसी एक दहशतगर्द को सज़ा पाकिस्तान की सिविल अदालतों में जनाब कोई फैसला मुझे बता दें, कोई फैसला मुझे सुना दें। और इसके दरमियान सैकड़ों दहशतगर्दी के, हज़ारों दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, आपके दहशतगर्द पकड़े गए, लेकिन सिविल अदालतों में इतनी इनकम्पिटेंसी थी, डर था, खौफ था, सुकम थे प्रोसिक्यूशन के और आपकी जनाब इन्वेस्टिगेशन के, और इतना प्रेशर होता था, जान का खौफ इतना होता था कि एक दहशतगर्द को सजा नहीं हुई। फिर क्या हुआ? फिर जनाब 2015 के अंदर APS के वाक़े के बाद पूरी पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठ के आपका जनाब 21वीं तरमीम लेके आते हैं और उसमें आर्मी एक्ट 1952 में थोड़ी सी तरमीम करके उसमें सिविलियंस को बीच में शामिल करके आपकी आर्मी की जनाब कोर्ट्स बनती हैं और धड़ाधड़ उन दहशतगर्दों को जनाब सजाएं मिलती हैं, सजाएं मिलती हैं। अब उसमें भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि 2015 के अंदर जब आपकी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस पेश हुआ, तो वही जज जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने, जस्टिस एस ख्वाजा साहब, जिन्होंने इस वक्त भी मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ 9 मई के वाकयात के हवाले से जो पिटीशन दायर की हुई है, वो और चौधरी एजाज अहसन साहब, उन्होंने उन हालात के अंदर भी जब पूरी कौम लहूलुहान थी, पूरी कौम को गश्ती के दौरे पड़ रहे थे 16 दिसंबर 2014 के जनाब APS के वाक़े के बाद, उन्होंने मुखालफत की थी मिलिट्री ट्रायल्स की और मिलिट्री कोर्ट्स की। हाँ, अगर तो जनाब आपके 15 साल 16 साल में सिविल अदालतों ने कोई परफॉर्मेंस दी होती, कोई एफिशिएंसी होती, लोगों को इंसाफ मिल रहा होता, दहशतगर्दों को सजाएं मिल रही होती, हमारे तकरीबन 80,000 से जायद 1 लाख के करीब जाने, जिसमें पाक फौज के जवान, अफसर, पुलिस के जनाब अफसरान, जवान
आपके हर वक्त में फिक्र, हर मजहब के लोग, आम सिविलियन जिसमें शहीद होते रहे, किसी को सजा नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी इन्होंने जस्टिस एस ख्वाजा साहब ने उसकी मुखालफत की, उसकी मुखालफत में जनाब वर्डिक्ट दी। अब वही पिटिशनर बने हुए हैं। अब मैं आपके सामने कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स रख देता हूँ। आज चौधरी एतजाज अहसन साहब वो अपना एक सियासी एजेंडा लेकर वो अदालत के अंदर आ गए कि जनाब सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट में। मैं इनसे पूछूंगा, क्या 2019, 20, 21 चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वजारत उज़्मा और हुकूमत थी, क्या 25 बंदों का ट्रायल नहीं हुआ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर? वो ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि नहीं जनाब 2015 के अंदर 2 साल के लिए सिर्फ जनाब प्रोविजन मिली थी। डॉक्टर फिजा साहिबा, आपके प्रोग्राम के जरिए से पूरी कौम सुन ले, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 तक सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जनाब केसेस चलते रहे और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वजारत उज़्मा में 25 लोगों को जनाब सजाएं हुई, जिनमें से 3 को सजाए मौत हुई। वो अलग बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में जाके वो चेंज हो गई। उसमें एक और बड़ा दिलचस्प आपको मैं केस सुनाऊं। एक जनरल के बेटे थे, जनरल के बेटे, उसने वजीर आजम जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे उनको खत लिखा कि आप मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हर अच्छे बुरे एक्ट पे उसके साथ क्यों खड़े हैं? तो जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम की हैसियत से फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार करा के उसका जनाब मिलिट्री कोर्ट के अंदर केस चलाया और आज वो सजा की सूरत में पाकिस्तान की एक बड़ी जेल के अंदर मौजूद है। तो भाई आप अपने दौर के अंदर करें तो रासलीला, जब कोई दूसरा करने की कोशिश करे पाकिस्तान को बचाने की खातिर, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, तो उसका कैरेक्टर ढीला। अब मसला ये है कि इस 9 मई के वाकयात में आपकी 2015 की अमेंडमेंट मौजूद है आर्मी एक्ट की, फिर उसके बाद 2023 की अमेंडमेंट मौजूद है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2(1)(d) उसकी क्लास 1, क्लास 2 कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जो सिविलियन भी हमला करेगा प्रॉपर्टीज के ऊपर या आर्मी मैन के ऊपर या उसको उठाएगा, उसका जनाब ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। तो मैं हैरान हूं कि सिर्फ एक मखसूस लीडरशिप को कि जिसने आलमी एजेंडे के तहत, इजराइली लॉबी की सपोर्ट के तहत, एक मखसूस कम्युनिटी की सपोर्ट के तहत कि जो पाकिस्तान के 1973 के आइन को तोड़ना चाहते हैं, उस कम्युनिटी की सपोर्ट के साथ ये जो सारे का सारा पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया, उसको बचाने के लिए अब आप ये टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये इंतहाई जहर कातिल है, मेरी जाती नजर में भी और पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लोगों की नजरों में भी। ये इंतहाई जहर कातिल है। इससे उन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को एक हौसला मिला है कि जो पाक अफवाज की तंसीबात पे हमला करते थे, अफसरान पे हमला करते थे, और आप यकीन जाने कल भी जनाब 2 जवान शहीद हुए, हर रोज जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं इन सिविल दहशतगर्दों की जनाब अटैक्स की वजह से। तो इस फैसले के बाद तो उनको हिम्मत मिलेगी कि भाई हमारे तो केसेस चल नहीं सकते जनाब पाकिस्तान की जनाब मिलिट्री कोर्ट के अंदर। और सिविल कोर्ट का मैंने आपको हिस्ट्री बता दी कि आज तक कभी सिविल कोर्ट के अंदर दहशतगर्द को सजा नहीं हुई। अच्छा चौहान साहब, एक और बात बहुत की जा रही है कि जी दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए किए जाने वाले जो इक़दाम हैं उसकी हौसला शिकनी क्यों हो रही है? इंतहाई खतरनाक दहशतगर्दों को माजी में रिलीफ मिलता रहा है। देखिए, आपके जस्टिस सेठ साहब होते थे वो पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने तो एक दफा वर्डिक्ट दिया था कि सारे के सारे रिलीज कर दो, सारे के सारे जो गिरफ्तार हैं दहशतगर्दी के इल्जाम में, जो आपकी जनाब पाक फौज ने बड़ी मुश्किल से और सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़ी मुश्किल से जनाब अरकरेजी के बाद अपनी जान हथेली पर रख के जनाब उनको पकड़ा था। तो असल में मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। अब एक चीज़ और आपके सामने रख दूँ, क्या ये एक कोई अफसानवी सा एक कंसेप्ट है मिलिट्री कोर्ट? क्या मिलिट्री कोर्ट का कोई नया कंसेप्ट है? 1952 से लेके आज तक पाकिस्तान के अंदर हजारों केसेस, सैकड़ों केसेस मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के चले हैं और उसको एंडोर्स किया पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस को। और फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात, एक बड़ा गलत कंसेप्ट जो पेश किया गया, और अभी भी आप पब्लिक ये समझते हैं शायद मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो केस चलेगा बस उधर ही फैसला, उठे ही जनाब सीधी गोली मारनी है तो सीधा फांसी दे फंदे चढ़ाना है। नहीं भाईजान,
ऐसी बात नहीं है। मिलिट्री कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट के अंदर भी अपील की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपील की जा सकती है। और ये तारीख है कि 2000 आपके 19 और 20 और 21 इसमें जो 3 फैसले हुए, मिलिट्री कोर्ट के 3 अफराद को सजाए मौत हुई, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सजाए मौत को खत्म कर दिया। तो ये जी एक कंसेप्ट पेश किया जा रहा है ना, पीटीआई की सोशल मीडिया और पाकिस्तान के कुछ एंटी जनाब स्टेट एक्टर्स हैं, उनके जो सोशल मीडिया के जो फिनोमेनास हैं और उनके जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, वो पूरी पाकिस्तानी कौम का जहन खराब कर रहे हैं कि शायद मिलिट्री कोर्ट पहली दफा पाकिस्तान के अंदर जनाब कोई बनने लगी है सिर्फ और सिर्फ जनाब इस 9 मई के वाकये की वजह से पॉलिटिकल जनाब विक्टिमाइज करने के लिए सारा। नहीं जनाब, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हम 9 मई के हवाले से अगर हम आए, डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं, दिल पे हाथ रखें, जी जी, 9 मई के वाकयात, जी जी, यही वाकयात अगर अमेरिका के अंदर होते, अमेरिका के अंदर तो सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्ट हुआ 4 जनवरी 2021 को, आज से 2.5 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने हमला किया कैपिटल हिल के ऊपर, और वहां पे जनाब कांग्रेस की और पार्लियामेंट के ऊपर जनाब हमलावर हुए। स्पीकर की कुर्सी के ऊपर एक सिविलियन जाके बैठ गया टांगों पे टांग रख के। जनाब अगलों ने 4 महीने के अंदर 1150 अफराद के खिलाफ FIR की, 2 साल से लेके 18 साल की कैद दी, और जो स्पीकर की असम्बली कुर्सी पे बैठा था ना टांगों पे टांगे रख के, उसको 14 साल की सजा हुई। आप मुझे ये बताएं, उसको कहते हैं एम्पावरमेंट ऑफ लॉ, उसको कहते हैं कानून की हुक्मरानी, उसको कहते हैं कानून की अमलदारी। अब आप बताएं कि जब आप GSU के ऊपर हमलावर हो, जब आप जिना हाउस के ऊपर हो, और आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, बड़ी हैरानकुन बात, मियां वाली एयर बेस के जहां पर 4-4 अरब रुपए का एक त्यारा खड़ा था, और उस त्यारे को आज तक ना इजरायली मोसाद और इजरायली फजाइया ना इंडियन फजाइया वो छू नहीं सकते थे, उसको देख नहीं सकते थे। आपके लिए और पूरी पाकिस्तानी कौम की इत्तला के लिए है, ये PTI के इन आम बेचारे मासूम लोगों को जहन को गंदा करके उनको तैयार करके वहां भेजा गया। उन्होंने पहली दीवार तोड़ी उस एयरबेस की, दूसरी दीवार तोड़ी जिसके बिल्कुल साथ त्यारे खड़े थे, त्यारे जलाने के लिए 4-4 अरब रुपए का एक त्यारा था। अब आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसी एक्टिविटीज को आप प्रॉपर तरीके से प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान की सिविल अदालतों के हवाले करेंगे, जिनका 137वां नंबर है पाकिस्तान के अदालती सिस्टम का, आपने 7वां नंबर पे तो आपने मिलिट्री कोर्ट्स की कैटेगरी बता दी एफिशिएंसी के हवाले से, साथ आपने ये नहीं बताई कि आलमी सतह पे हमारे अदालती सिस्टम का जनाब 137वां नंबर है, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स का 7वां नंबर है। तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मैं ये समझता हूँ कि अगर इन लोगों को प्रॉपर तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ कोई इजरायली लॉबी या इंडियन लॉबी की शय पे इस किस्म की कंस्पायरेसी नहीं करेगा। ठीक है, यानी आपके मुताबिक एक एग्जाम्पल सेट की जानी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो चौहान साहब, ये क्या जो मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फ़ैसला है जिस पे आप बात कर रहे हैं, सारे ख्याल भी कर रहे हैं, ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर में मौजूद सज़ा का खौफ है, एक जो खौफ होता है सज़ा का, क्या उसमें भी कमी का बाइस बनेगा? क्या लगता है आपको, क्या समझ आती? देखें, पाकिस्तान एक डिफेंसिव मुल्क है। डॉक्टर फिजा साहिबा, पाकिस्तान की हर तरफ की सरहद की तरफ से ना पाकिस्तान को तोड़ने, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने, पाकिस्तान के माज़अल्लाह हिस्से बखरे करने की साजिशें फ्रॉम डे फर्स्ट से है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फौज भिजवाई थी बलोचिस्तान के अंदर, कायदे आज़म की हुक्म के ऊपर कश्मीर फौज गई थी। आपका पख्तूनिस्तान का नारा पाकिस्तान बनते ही लगा था, आपका सिंधु देश का नारा पाकिस्तान बनते ही लगा था। पाकिस्तान की हर सरहद, चाहे ईरान की हो, अफगानिस्तान की हो, इंडिया की हो, हर तरफ से पाकिस्तान खतरे में है फ्रॉम डे फर्स्ट से। इन हालात के अंदर पाकिस्तान की अफवाज का एक अपना स्टेटस है और एक अपनी अहमियत है। पाकिस्तान की अफवाज को और पाकिस्तान की फौज को आप पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दोनों मामला, पाकिस्तान के सियासी और पाकिस्तान के गैर सियासी दोनों मामलात से स्पेयर नहीं कर सकते। जिस तरीके से पाकिस्तान की इस डल्टी जमहूरियत, गंदी जमहूरियत, खानदानों की जमहूरियत, ऑटोक्रेसी वाली जमहूरियत, अरिस्टोक्रेसी वाली जमहूरियत और जागीरदारों की जमहूरियत, वडेरों की जमहूरियत, सरमायादारों की जमहूरियत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के नजरियाती कारकुन, पढ़े लिखे कारकुन, रजा रब्बानी की तरह के और परवेज रशीद की तरह के और बड़े बड़े, वो कहते हैं यार पाकिस्तान की जमहूरियत की मजबूरी
कि यहाँ पर खानदानों की सियासत बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर यूरोप, अमेरिका और बरतानिया की तरह की जमहूरियत नहीं चल सकती। यहाँ की अवाम खानदानों से प्यार करती है, खानदानों की सियासत को तस्लीम करती है। तो जनाबे वाला पाकिस्तान की जोग्राफियाई जियोस्ट्रेटेजिक पोजीशन जो मैंने आपके सामने रखी है, उसकी भी मजबूरी है कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की फौज सियासी और गैर सियासी और अंदरूनी और बैरूनी हर मामले के अंदर एक स्टेक होल्डर है। क्यों? कि उसका हर जवान हर रोज शहीद हो रहा है, उसकी कोई ना कोई अफसर हर रोज शहीद हो रहा है, उसकी जनाब पूरी की पूरी फौज अपनी जान हथेली पे रख के पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन हालात के अंदर ये मेरा फैसला इंतहाई, मैं नहीं समझता कि इसको कोई फेवरेबल फैसला कहेंगे। अच्छा चौहान साहब, ये अब एक आखिरी सवाल ये कि अगर इन किरदारों को बेनकाब ना किया गया, इन्हें ना रोका गया, तो जो मुल्क की सलामती के खिलाफ की जाने वाली हर्जा सराई है हसास इदारों को कमजोर नहीं करेगी? जी बिल्कुल करेगी। चौधरी एजाज हसन का क्या जाता है? सिखों की लिस्टों को फराहम करने का, लीडरों की जनाब लिस्टें फराहम करने का मामले का इल्ज़ाम भी इनके ऊपर था। ये जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तहरीक में ये लहक लहक और चहक चहक के पूरी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाते थे कि रियासत होगी माँ के जैसी, बिन मांगे वो दूध भी देगी, खाने को अमरूद भी देगी, और जनाब सारों को पुट्ठे पासे लगा के बाद में उसी इफ्तिखार चौधरी को ये गालियाँ निकालते थे, उसी के ऊपर ये क्रिटिसिज्म करते थे, आवाम को तो बेवकूफ़ बना दिया। अब ये सिर्फ अपनी उस सियासत और अपनी उस प्रैक्टिस के जो बिल्कुल नल एंड वाइट हुई है, मार्केट के अंदर आउट है जनाब, आपकी लॉ मार्केट के अंदर, उसको रिवाइव करने के लिए वो लतीफ़ खोसा अपने बच्चे की MPA की सीट का टिकट के लिए वो सारी पूरी रियासत को दांव पे लगा दो, अपने आध पाव गोश्त की खातिर पूरी रियासत की भैंस को ज़िबा कर दो। तो ये तो वो खाते में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी अपील हो गई है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और जो लार्जर बेंच बनेगा 7, 8, 9 या 10 जजेस का, फाजिल जजेस का, मुझे उम्मीद है कि फैसला जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में आएगा। ये मेरी जाती एक जनाब परसेप्शन भी है और एक उम्मीद भी है। ठीक है जी चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और नाज़रीन बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन ख़त्म होने में सिर्फ 26 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया। गैर कानूनी तारकीन वतन की जो स्कैनिंग है और गैर मुल्की अफराद की जो मैपिंग आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है। अच्छा, जिन अफराद के पास पाकिस्तान में रिहाइश के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, उन्हें 31 अक्टूबर तक अस खुद मुल्क छोड़ने का कहा गया है, और डेडलाइन खत्म होने से पहले ही पाक अफगान बॉर्डर्स पर रजाकाराना वापसी के लिए गैर कानूनी मुकीम अफगानियों का रश भी लग गया है। हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं, और अब तक 92,928 अफगान पनागुज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। तमाम जो गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की, उनकी वापसी का अमल किस तरह मुकम्मल होगा और इसमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मसूद खान साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये जो गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की वापसी की डेडलाइन है उसमें बहुत कम वक्त रह गया है, तो अस्करी क़यादत और हुकूमत के इस फैसले से मुल्क में क्या खुशाइन जो नताइज मुरतब होंगे? जी हाँ, देखें कि इससे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की जो सिचुएशन होगी हमारी वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि ज़्यादा सिक्योरिटी के मसाइल बन रहे थे, स्पेशली हमारे कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स है, और फिर बहुत सारे जो इलीगल जो ये लोग हैं जो तारीख वतन है, ये दूसरे सिंपथाइजर्स भी हैं और फैसिलिटेटर्स भी हैं, तो एक वो फैक्टर होगा। दूसरा ये है कि विद इन पाकिस्तान में एथनो डेमोग्राफिक के इम्बैलेंस इस वजह से क्रिएट हुआ था, स्पेशली बलूचिस्तान के प्रोविंस में, वहाँ पे कुछ लोगों को इस पर काफ़ी रिजर्वेशंस थी, तो उस ये भी वो चीज़ें इनके जाने के बाद ये चीज़ें भी एड्रेस हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छा सर, ये जो इतनी बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की हैं उनका इनखला जो यकीनी तौर पे मुमकिन तो होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, तो किस किस चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है अभी आगे भी? जी हाँ, देखें कि ये कोई पहली दफ़ा ऐसा कोई प्लान बना नहीं है, माजी में भी बहुत सारे इस तरह के प्लान बनते रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूट नहीं हो सके, क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से और जहाँ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है उसकी वजह से
इसमें उस वक्त की गवर्नमेंट्स को मजबूरन ये कर नहीं सके, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सके। बट दिस टाइम जो गवर्नमेंट है एंड पाकिस्तान आर्मी है, दे आर डिटरमिन्ड कि जी हमने वंस फॉर ऑल ये चीज़ें करनी है। तो इसमें प्लान्स ऑलरेडी बने हुए हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा। इसमें ऑलरेडी बड़े डिग्निफाइड तरीके से जो इलीगल लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, चाहे वो अफगानिस्तान में जिन्होंने जाना है, चाहे जो एल्सवेयर जो अफ्रीका से लोग आए हुए हैं, ईरानी है, वो भी इसमें तमाम शामिल हैं। सिर्फ मेजॉरिटी जो है वो अफगान है। तो दैट्स वाई उनके लिए प्रॉपर असेंबली एरियाज बनेंगे, कलेक्शन पॉइंट बनेंगे, ट्रांसपोर्ट इनकी अरेंज होगी, इनको खाने पीने की सहूलत वहाँ पे मौजूद होगी, इनको यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे और बड़े डिग्निफाइड तरीके से दे विल बी टेकन टू बॉर्डर्स और वहाँ से दे विल बी हैंडेड ओवर, वहाँ से जो अफगान ऑफिशियल्स होंगे उनको हैंड ओवर किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, देख रहे हैं हम सर ब्रिगेड साहब कि 40 साल तकरीबन पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की बाकायदा मेज़बानी की और शायद इतनी बड़ी तादाद में किसी और मुल्क ने की हो। अब मुझे भी लगता है और आप भी यकीनी तौर पे इस बात से एग्री करते हैं कि वक्त की अहम ज़रूरत थी और ये बहुत ज़रूरी था ये इकदाम इस टाइम पर उठाना। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ पर तनकीद भी कर रहे हैं और इस चीज़ को बजाय इस तरह देखने के कि हम जब दूसरे ममालिक में जाता है कोई, हमारे यहाँ से भी जब दूसरे ममालिक में जाते हैं लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में या कहीं भी मिडल ईस्ट, तो वहाँ जाके बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो कंप्लीट की जाती है। तो हमारे यहाँ भी वही रूल होना चाहिए, चले देर आए दुरुस्त आए, कि अब अगर हमें समझ आ गई ये वक्त की आम ज़रूरत है इतना अरसा मेज़बानी करने के बाद, तो ये तो बड़ा खुशाइंद डिसीजन है। जी हाँ, देखिए जी, एक तो आप सही कह रही हैं। सेकेंडली बात ये है कि वी आर नॉट सिग्नेटरी टू 1951 का जो कन्वेंशन हुआ रेफ्यूजीज़ का, वो हमने साइन नहीं किया। 1967 का प्रोटोकॉल हमने साइन नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद 79 के बाद जितने रेफ्यूजीज आए और इसके बाद जो बाकी लोग भी आए, उनको यहाँ पे पाकिस्तान में वेलकम किया गया, उनको इस्लामिक वैल्यूज़ के मुताबिक यहाँ पे अकोमोडेट किया गया। और स्पेशली आप देखें जो रेफ्यूजी है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कभी इल फीलिंग उनकी नहीं है, नॉट ए सिंगल इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ है। वेरएस ईरान में आप देख लें कि 2021 को में उन्होंने 10 लाख के करीब जो अफगान थे उनको वहाँ से ज़बरदस्ती वापस अफगानिस्तान भेजा और इस साल तक 2.5 लाख के करीब ईरानियों ने वहाँ से उनको डिपोर्ट किया है। और इसके अलावा ईरान के अंदर उनके कुर्दिस्तान में और कश्मीर जो उनके प्रोविंसेस है वहाँ पे रेफ्यूजीज और एंटी अफगान नेशंस के खिलाफ वहाँ पे एक किस्म के प्रोटेस्ट हुए हैं और वहाँ पे पथराव भी वगैरह हुआ है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसे कोई मतलब एक एक्टिविटी नहीं हुई। यहाँ के लोगों ने बड़ा उनको वेलकम किया और एकोमोडेट किया है। अब पाकिस्तान एक सोवरन स्टेट है तो पाकिस्तान का ये राइट बनता है कि जो लोग इलीगल रह रहे हैं, अब हम रेफ्यूजीज की हम बात नहीं कर रहे हैं, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो इलीगल लोग हैं 1.7 मिलियन कह रहे हैं, लेकिन मुझे शक है इससे ज़्यादा लोग होंगे, तो उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। हमारी सिक्योरिटी के लिए ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें हों, क्योंकि इससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वाज़े कहा था कि पाकिस्तान की शहरी की जो सिक्योरिटी है मुझे किसी भी मुल्क से बातचीत से ज़्यादा अहमियत है, तो हमने उस चीज़ को देखना है। क्योंकि फिर आप देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे लिए इतने बड़े हैं कि यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं रिसेंटली, आज तमाम ओरिजिनेट उन्होंने किया अफगानिस्तान से, चतराल से लेकर आपने देखा कि कोयटा, ज़ोब और मुस्लिम बाग तक अटैक्स हुए हैं। तमाम के जो ओरिजिन थे सेफ हेवन्स थे अफगानिस्तान से थे। तो हम अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे कर रहे हैं राइट फ्रॉम 1979। इट इज़ नो 44 ईयर्स जो हमने अफगानों को यहाँ पर लुक आफ्टर कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान ने स्पेंड किए हैं ऑन द वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज। और इसमें आप देखें कि हम यहाँ उनको एजुकेशन भी दे रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इंजॉय कर रहे हैं। उनकी तीसरी जनरेशन जहाँ पे पैदा हुई है। पिछले गवर्नमेंट में जब जो अशरफ गनी की हुकूमत थी, 22 पार्लियामेंटेरियन जो थे वो अब यहाँ पाकिस्तान में पैदा हो गए थे। आज जो अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम है यहाँ से पैदा हुए हैं, ये सारे यहीं पे उन्होंने खेल यहाँ पे सीखा और जाके आज अफगानिस्तान की एक टीम बनी है। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली देखा कि उनके एक प्लेयर ने जिस तरीके से वहाँ बातचीत की तो वो उससे पाकिस्तान को, यहाँ के लोगों को तकलीफ पहुँचती है।
ठीक है। अच्छा सर, मईशत के हवाले से अगर बात करूँ तो जाहिर बात इतनी बड़ी तादाद में ये अफ़गान पनाह गुज़ीं थे, हमारे यहाँ इतने सालों से थे, हमने बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की। अफ़गानियों को भी इस बात का बड़ा एहसास होना चाहिए और अच्छाई का बदला अच्छाई से ही देना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हमने उनके लिए क्या किया। दुनिया ने भी देखा, अब वक्त की ज़रूरत है और ये अच्छा फ़ैसला था, मेरे ख्याल से मुश्किल फ़ैसला भी था लेकिन एक बेहतरीन फ़ैसला है और अब ये इसमें कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। इसके बाद भी जो असरात होंगे मेरे ख्याल से बेहतरीन असरात हम देखेंगे। दहशतगर्दी में भी कमी आ सकती है आपके मुताबिक। दूसरी बात है मईशत जो कि हमारी ऑलरेडी सफ़र कर रही है और मईशत हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हम उसको बेहतर करना चाह रहे हैं, इसके लिए बहुत से इक़दाम उठा रहे हैं, तो हमारी इकॉनमी भी आगे जाके बेहतर होगी। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो अफगान ट्रांजिट रेट का बड़ा इशू था और दूसरा ये है कि डेली जो एनालिसिस है कि $5 लाख पाकिस्तान से साइफन होते रहे तो अफगानिस्तान, यहाँ से सूटकेसों में, ट्रंकों में, यहाँ से डॉलर जाते रहे वहाँ पे। आप उससे यू कैन मेक आउट कि अफगानिस्तान में डॉलर 80 रुपए का है, पाकिस्तान में पीछे आज से जब पहले कोई 2 महीने पहले 320 रुपए का डॉलर था। अब इस गवर्नमेंट की वो पोजीशन को ऐसे ऑलमोस्ट 275 तक आया हुआ है। फिर अफगान ट्रांजिट रेट में बड़े मसाइल हैं। देखें कि जी इसमें ये स्मगलिंग हो, इसमें शामिल है। स्मगलिंग में देखें कि पाकिस्तान को जो स्पेशली अफगानिस्तान वाली साइड से $4 बिलियन का नुकसान होता है और यही अगर ईरान से जो ऑयल आ रहा है वहाँ से $12 बिलियन का नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा देखें कि जी जो चीज़ें जो इम्पोर्ट हो रही है स्पेशली उसमें मसला आता है कि अफगानिस्तान के जो अथॉरिटीज़ थे उन्होंने कभी करेक्ट पिक्चर कभी बताई नहीं कि कितनी इम्पोर्ट वो कर रहे हैं। 2019 में जो पाकिस्तान ने जो अपने असेसमेंट की थी उनके बकौल अफगान उन्होंने कहा कि इम्पोर्ट $14.4 बिलियन की इम्पोर्ट है, लेकिन इट वाज $44.4 बिलियन। तो इस तरह की सिचुएशन थी। तो वो इस तरह के मसाइल बिल्कुल हमारे साथ वहाँ से ये पाकिस्तान की माशत में बड़ा बुरे असरात इनके पड़े। ठीक है जी बिगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन की ब्रेक के बाद बात करूंगी मैं फ़लस्तीन और इसराइल के इशू पर और मेरे साथ मौजूद होंगे मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद साहब। वेलकम बैक नाजरीन। इसराइली बर्बरियत हम देख रहे हैं तकरीबन 1 महीना होने वाला है और अब तक ख़त्म नहीं हो रही है और अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8000 से भी ज़ायद हो गई है, जिसमें मासूम बच्चों और ख़वातीन की तादाद सबसे ज़्यादा है। जो इंसानी हकूक़ के चैम्पियन बने फिरते हैं वो इस नस्ल कुशी और जारियत में बराबर के हिस्सेदार हैं। या तो वो इंसानी हकूक़ की बात करना छोड़ दें या तो फिर इस सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हुए सुना कि सुबान, उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी जब तुम्हारे खिलाफ दुनिया की कौमें एक दूसरे को ऐसे दावत देंगी जैसे खाने की मेज़ पर दावत दी जाती है। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होने की बिना पर ऐसा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी लेकिन तुम्हारे दिलों में वहन डाल दिया जाएगा। सहाबा कराम ने पूछा, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या चीज़ है? फरमाया, दुनिया से मोहब्बत और जहाद से नफरत। सबसे बड़ा सवाल ये कि आज हम कहाँ खड़े हैं और ये जो सियोनी अफवाज है उसकी शदीद बमबारी ने एक दिन का बच्चा भी शहीद कर दिया। और वो जो नौमौलूद बच्चा है उसकी तस्वीर भी होगी, ज़रा प्रोड्यूसर साहब चलाइएगा या ज़रा देखिएगा आप, इस बच्चे का कसूर क्या था? इस बच्चे को क्यों मार दिया गया? इस बच्चे ने तो अभी आंखें भी नहीं खोली थी और इस बच्चे ने तो अभी दुनिया की रौनकें नहीं देखी थी। इस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए जाने से पहले ही उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया। जालिमों, अपने खुदा को क्या जवाब दोगे? खुदा के वास्ते अब बहुत हो गया, इस सिलसिले को बंद कर दो। मेरे साथ मौजूद है मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद साहब। मुझसे बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती साहब, ये जो इसराइल बर्बरियत जुल्म कर रहा है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। 9000 से ज़ायद जो हैं शहादतें हो चुकी हैं, मासूम बच्चे जिनको शहीद किया जा रहा है और वीडियोज़ आप भी देखते होंगे, दिल दहल जाता है। कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी इस मौके पर अपने ख्यालात के इजहार का मौका फराहम किया। बोल न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। ये पूरी दुनिया ने को जो है ना एक्सपोज हो गई है कि जिनके हम सुबह शाम हम जिनके तराने पढ़ते हैं और जिनको एक महज़्ज़ब कौमें कहते हैं और जिनसे हम तहज़ीब सीखने के लिए उन मुल्कों में सफ़र करते हैं,
आज दुनिया ने देख लिया है कि उनके अपने लिए उसूल कुछ और हैं और अहले इस्लाम के लिए उसूल उनके कुछ और हैं। एक बंदा भी अगर दुनिया में कहीं मरता है ना तो पूरी दुनिया चीख उठती है, और यही अगर खून मुसलमान का बहता है तो सब खामोश रहते हैं। हमारी नज़र में तो खून किसी का भी बहे, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, सब पे एहतजाज होना चाहिए। लेकिन आप दुनिया का एक रुख देख सकती हैं और आप दुनिया को देख सकती हैं कि इस वक्त गज़ा पे जो जारहियत हो रही है और ये दुनिया कैसी खामोश तमाशाई बनी हुई है और तमाशा देख रही है, बल्कि उल्टा सपोर्ट कर रही है। उनके असलहा के ज़रिए भी उनकी मदद हो रही है, हर तरह से उनकी मदद हो रही है। और इधर जो फ़िलिस्तीनी निहत्ते बेचारे जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, उनकी मदद के तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं। ठीक है, तो यानी अब हम ये कह सकते हैं कि जो मुफाद है, चाहे किसी भी तरह का तिजारत कह लें या सफारती ताल्लुकात, वो ख़राब नहीं होने चाहिए, लेकिन मुसलमानों का खून बहता रहे, मुसलमानों की नस्ल कुशी होती रहे। मुस्लिम उम्मा भी वो किरदार अदा नहीं करेगी मुफ्ती साहब जो करना चाहिए। देखें, सबसे अहम जो इस मामले में किरदार है ना, वो है जिहाद, जो फ़िलिस्तीनी कर रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इन तमाम मसाइल का असल हल तो ये है। इसराइल भी तो लड़ रहा है ना। ये कमाल की बात है, जब मुसलमान जिहाद की बात करता है तो दहशतगर्द कह देते हैं उसको, और जब इसराइल कर रहा है जो कुछ, वो दहशतगर्दी नहीं है, वो गोया अपने हक की जंग लड़ रहा है। आपको पता है कि 1917 में ये बरतानिया ने ये ऐलान किया था कि जी इसराइल को अलग रियासत, इसराइल को जो यहूदियाँ दुनिया भर में, वो लाखे इसराइल में आबाद किए जाएंगे। वो एक नाजायज़ फैसला था, एक नाजायज़, एक जुल्म और बर्बरियत पर मबनी फैसला था। पूरी दुनिया से बरतानिया की सरपरस्ती में यहूदियों को लाके फ़िलिस्तीन में आबाद किया गया। उस वक्त ये कहा गया था कि ये फ्यूचर में बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं। बल्कि आपको सुन के हैरानगी होगी कि यहूदियों ने भी एतराज़ किया था कि हमारी मुसलमानों से अभी तक कोई जंगें नहीं हैं, हमारी लड़ाइयाँ नहीं हैं। अगर हमने फ़िलिस्तीन में जो मुसलमानों का किबला है वहाँ लाके अगर यहूदियों को आबाद किया तो हमारी एक लामुतनाही जंग छिड़ सकती है मुसलमानों से। दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं और इनसे निपटना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो चंद यहूदी अक्लमंद थे, उनकी इस बात को नहीं सुना गया और दुनिया के दानिश्वरों की बात को भी नहीं सुना गया। बरतानिया का अपना एक मफाद था इसमें, इस्लाम दुश्मनी थी, मुस्लिम कंट्री से दुश्मनी थी। उसने बैक के जो है ना आके इसराइल को, यहूदियों को सपोर्ट किया, और वही हुआ कि फिर यहूदियों ने शुरू में तो कुछ ज़मीनें खरीदी, उसके बाद ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाना शुरू कर दी। और 1948 में जब बरतानिया पीछे हटा तो अमेरिका ने आके सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद से अब तक मुकम्मल सपोर्ट, असलहा के जरिए हर तरह से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अब कहा जाता है कि जी दुनिया में जब अमन हो गया था, इसराइल और गजा में लड़ाई खत्म हो गई थी, तो क्यों फिलिस्तीनियों ने उठ के इसराइल पर हमला किया। ये भी एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि जी पहल तो फिलिस्तीनियों ने की है ना। यानी बात यह है कि कोई आपके घर के 80% इलाके पे कब्जा करके बैठ जाए और मालिक मकान पहल करके उसको निकालने की कोशिश करे, तो आप ये कहेंगे जी पहल तो मालिक मकान कर रहा है। आजकल मीडिया पे इसको बड़ा इशू बनाया जा रहा है कि पहल जो है ना वो तो हमास ने की है, पहल जो है वो तो फिलिस्तीनियों ने की है। ये नहीं देख रहे कि इस पहल में वो जालिम थे या हक पर थे। क्यों 80% फिलिस्तीन पर इसराइल ने गासिबाना कब्जा किया हुआ है? कौन से लॉ के तहत ये इलाका इसराइल का है? कौन सा कानून है? और नक्शे में भी आप देखें चेंज कर दिया, फिलिस्तीन का लफ्ज मैप से निकाल दिया है। ये इन दुनिया के दानिश्वरों और जो दुनिया में तहजीब के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये है उन लोगों का झूठ जो आज दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। आप गूगल मैप पे फिलिस्तीन लिखे नहीं आता, आप इसराइल लिखे तो आ जाता है। एक को वेस्ट बैंक कह दिया, एक को गजा कह दिया, और फिलिस्तीन का लफ्ज इन्होंने डिक्शनरी से निकाल दिया है। तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाना आसान है, लेकिन जो फिलिस्तीनी वहाँ रहते हैं, जो हक की जंग लड़ रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। एक तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहा है मामला। फिलिस्तीनी तो वो कट जाएंगे, सारे शहीद हो जाएंगे। जो उनके हालात है ना, उन्होंने अगर दस्तबरदार होना होता तो 70-75 साल का अरसा बहुत होता है। बहुत लड़ लिए भाई, बहुत उन्होंने लाशें उठा ली हैं। वो अगर पीछे हटना होता, आप देखें गजा का कितने कई सदी यानी सालों से जो है ना मुहासरा हुआ है और हर तरफ से उनको बंद किया हुआ है। उसके बाद भी वो डटे हुए हैं। अगर उन्होंने झुकना होता, हथियार डालने होते और कंप्रोमाइज करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। वो नहीं झुकेंगे, उनके हालात से लग रहा है। तो अब हल यही है कि इसराइल का हाथ पकड़ा जाए। अच्छा, हम देखते हैं कश्मीर की सूरत हाल भी आपके सामने है मुफ्ती साहब, और जो करारदादें होती हैं उन पर कभी अमल दरामद नहीं होता है। कश्मीर की सूरत हाल आप देख लें, अब ये जो फ़लस्तीन का मामला है आपके सामने, खून मुसलमान का ही बहता है मुफ्ती साहब, उसकी क्या वजह है? मुसलमान का खून इतना सस्ता क्यों हो गया कि खून मुसलमान का बहे चला जा रहा है? देखें, सोतेलापन है ना मुसलमानों के साथ। जहाँ मुसलमान का मसला आएगा ना तो वहाँ सोतेलापन होगा, और वहाँ पर फिर करारदादे भी उन पर अमल नहीं होगा, और बातें बहुत होंगी, अमल नहीं होगा। और कुछ इसमें हमारे मुस्लिम हुक्मरानों का भी बहुत बड़ा कसूर है। ये मुत्तहिद होकर मजबूत आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। सिर्फ हम उनको यूरोपीय यूनियन को बुरा भला नहीं कह सकते, हमारे अपने कौन सा
अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। आपको पता है ये जिस तरह मुत्तहिद होकर इनको भरपूर अंदाज से आवाज़ उठानी चाहिए, ये आवाज़ नहीं उठा रहे। और अगर अभी ये जंग ना छिड़ती तो इसराइल का तो एक कंप्रोमाइज़ हो गया था। ऐसा लगता था मुस्लिम कंट्रीज़ के हालात को देख के कि इन्होंने तो इसराइल को मान लेना था। ये तो अब नई जंग छिड़ गई है, तो अब थोड़ा सा दोबारा दुनिया में तहरीकें उठ गई हैं। और ख़ुद यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ अमेरिकन अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलिस्तीन के हक़ में आवाज़ें उठा रहे हैं। जिनके सीने में भी दिल है, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, वो इंसानियत के नाते अल्हम्दुलिल्लाह जो जिनके दिल में भी इंसानियत पे रहम का जज्बा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, वो फ़िलिस्तीनियों के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, मैंने एक हदीस पढ़ी, ये ज़रा रहनुमाई भी फरमाइएगा। हदीस ये कि जी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबान रज़ियल्लाहु अन्हु से ये फरमाते हुए सुना कि सुबान, उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी जब तुम्हारे खिलाफ दुनिया की कौमें एक दूसरे को ऐसे दावत देंगी जैसे खाने की मेज़ पर दावत दी जाती है। हज़रत सुबान ने अर्ज़ किया कि या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होने की बिना पर ऐसा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारे दिलों में वहन डाल दिया जाएगा। फिर सहाबा ने पूछा कि वहन से क्या मुराद है, वहन क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया से मोहब्बत और जहाद से नफरत। तो क्या ये आज के हालात के मुताबिक है? जी जी बिल्कुल। देखें, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत हदीस के जो अरबी अल्फाज हैं, नबी ने सहाबा से अर्ज़ किया कि तुम में, यानी तुमसे मुराद है जो उस वक्त लोग होंगे, उनमें दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत पैदा हो चुकी होगी। तो हकीकत यही है कि आप देखें कि इतने, यानी 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं, और हालात क्या हैं कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद, और ज़्यादा वसाइल तो हम लोगों के पास हैं। शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो सऊदी अरब के बादशाह थे, 1973 में उन्होंने तेल बंद कर दिया था, तो इसराइल जो है ना उसको घुटने टेकने पड़ गए थे। हमारे पास बहुत कुछ वसाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन वही है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। और भी हदीसें हैं इस बारे में। देखें, पहली बात तो एक उसूल याद रखें, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ला ततमन्नौ लिक़ा अल अदू, दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत करो। इस्लाम जंग व जिदाल को पसंद नहीं करता। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। पसंद नहीं करता इस्लाम, इस्लाम अमन चाहता है। इजअल हादल बलद आमिनन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, अल्लाह मक्का को अमन वाला बना दे। तो हम अमन चाहते हैं, इस्लाम भी अमन चाहता है। आपने फरमाया ला ततमन्नौ लिक़ा अल अदू, दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत किया करो। लेकिन फ़ैदा लक़ीतुम फ़स्बिरू वअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ़, लेकिन जब जंग में तुम्हें धकेल दिया जाए तो सब्र करो और यकीन कर लो कि जन्नत तलवारों के साए में। हम नहीं चाहते, ना इसराइल से जंग करना चाहते हैं, ना अमेरिका से लड़ना चाहते हैं, ना बरतानिया से लड़ना चाहते हैं, ना हम ये चाहते हैं कि तीसरी जंग अज़ीम हो। लेकिन जब लड़ाई अहले इस्लाम पे मुसल्लत कर दी जाएगी तो फिर हमारा ये अक़ीदा जन्नत अल्लाह ने तलवारों के साए में रखी। फिर फ़लस्तीनियों का भी ये अक़ीदा है, तभी तो वो लड़ रहे हैं डटे हुए। तो अब नतीजा ये निकलेगा कि भाई वो तो नहीं फरमाइएगा मुफ्ती साहब। जी जी, नतीजा ठीक तो है। आपने जो हदीस की है ना, देखें हदीस में जो आपने बताया ना कि ये मुसलमान ऐसे होंगे, तो हदीस का ये मतलब नहीं है कि सारे खराब हो जाएंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ग़ाहिरीन अलल हक़, मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर गालिब रहेगी। और दूसरी हदीस में आता है कि मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा लड़ती भी रहेगी। जिहाद भी, अल जिहादु माज़िन मुन्ज़ु बअसनी अल्लाहु इला अन युक़ातिला आखिरु हाज़िहिल उम्मति दज्जाल। आपने फरमाया मेरी उम्मत में एक तबका हमेशा लड़ता रहेगा, जिहाद करता रहेगा, यहाँ तक कि दज्जाल ज़ाहिर और उससे क़िताल हो। तो ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है। अब ये चंद निहत्ते फ़िलिस्तीनी जो गज़ा के अंदर हैं, ये लड़ रहे हैं, तो इनको तो हम नहीं कह सकते कि इनके दिल में दुनिया की मोहब्बत और मौत की नफरत है। तो सारी दुनिया ख़राब नहीं हो सकती, सारे मुसलमान ख़राब नहीं हो सकते। कुछ लोग रहेंगे जो कुर्बानियाँ देते रहेंगे और उनकी कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह रंग लाएंगी। ठीक है मुफ्ती साहब, आप ज़रा एक और रहनुमाई फरमा दीजिएगा, आखिरी 1 मिनट है आपका, लास्ट कमेंट भी, कि जब ऐसे हालात होते हैं तो मुसलमानों से या हमारे जो भाई जिनका खून बहाया जा रहा है वहाँ पे, तो उनके साथ हम मोहब्बत का इजहार करने के लिए या इजहार एकजहती करने के लिए क्या कर सकते हैं? वहाँ जाके अगर कोई जंग नहीं कर सकता तो अक्सर हम देखते हैं कि लोग ये बात करते हैं कि तिजारती ताल्लुकात या जो सफारती ताल्लुकात हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ। उस हवाले से ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि दीन क्या कहता है। जी देखें, एक तो बात ये है कि जो वहाँ के तमाम रास्ते बंद हैं, अगर ये बॉर्डर खोल दिया जाए ना, मिस्र का बॉर्डर और शाम के बॉर्डर खोल दिए जाएं और वहाँ फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए लोगों को जाने की इजाज़त दी जाए और मुस्लिम कंट्रीज़ अपने बॉर्डरों को खोल दें कि जो भी जाना चाहता है फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए, उनके दिफा के लिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है ये मसला 1 हफ्ते में हल हो जाए। मसला ये है कि किसी के दिल में जज्बा जिहाद है तो जाए कैसे वो बाहर, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो नतीजा यही निकलता है कि हम अपने मुल्कों में पुरअमन एहतजाज ही कर सकते हैं।
अब लोग इस पे सवाल करते हैं कि वहाँ ये कुछ हो रहा है, हम अपने मुल्क में पुरअमन एहतजाज करें। तो भाई लड़ाई का मैदान वो जगह है, लड़ाई का मैदान आपका कंट्री नहीं है। जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं वो तो चाहती हैं कि वहाँ ना लड़ो, अपने मुल्कों में लड़ के जो अपने मुल्कों की ताकत है वो भी खराब कर दो। हम तो यूरोप अमेरिका में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनसे कहते हैं कि आप पुरअमन एहतजाज करें, ऐसा ना हो कि आप पे पाबंदियां लगें और आप एहतजाज के काबिल भी न रहें अपने अपने कंट्रीज में। तो कम से कम ये होगा कि हमारे उस एहतजाज को देखकर फिलिस्तीनी जब ये मीडिया पे देखेंगे ये चीजें, उनको तसल्ली तो होगी ना, कोई हमारे गम में रोने वाला भी है। और जो सिफारती ताल्लुकात की बात है वो सफीरों का काम है, हमारे हुक्मरानों का काम है, हम उन पर दबाव डाल सकते हैं। भाई आप बाइकआउट करें, देखिए एक कंट्री बाइकआउट करेगा तो उसका नुकसान ही होगा, उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज को मुत्तहिद होकर बाइकआउट करने की जरूरत है, तो फिर ये एक मौसर बाइकआउट होगा। और सारे मुसलमान मुल्क गरीब नहीं है, आपको पता है कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज इकोनॉमिकली बहुत मजबूत हैं, उनके बाइकआउट का बहुत बड़ा असर होगा, चाहे वो तिजारती बाइकआउट हो या सिफारती बाइकआउट हो। लेकिन जब कंट्री के लेवल पे ये सब चीजें होती हैं तो फिर इसका असर होता है। 2-4 आदमी उठते हैं तो उनको खुद नुकसान होता है, लेकिन इसका कोई असर होता नहीं। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इसी के साथ इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।